हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत इसके बारे में अब पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताया था, क्योंकि उसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके जानने के बिना आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आता। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे, जिसमें क्या लिखा हुआ है। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी हो गई थी, और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। यानी कि आप ये देख रही हैं, ये जो दीवार बनाई गई है ये बर्लिन की दीवार है। यानी कि इस दीवार को बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि जब 1945 में शीत युद्ध शुरू हुआ था ना। शीत युद्ध जो है वो 1945 के दूसरे विश्व युद्ध के बाद, मतलब एक युद्ध नहीं कहा जा सकता इसे। ये ऐसा था कि जिसमें इंसान जो है सिर्फ एक दूसरे नोट इंसान नहीं, इसका मतलब है कि जैसे कि दो देश हैं वो आपस में खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, जैसे कि एनिमीज़ बने हुए हैं, दुश्मन बने हुए हैं एक दूसरे के। तो उस टाइम में ये जो दीवार है, उस समय इस दीवार ने जर्मनी को दो भागों में बांट दिया था, जो कि एक बना था पूर्वी जर्मनी और दूसरा बना था पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी और दूसरा बना था वेस्टर्न पश्चिमी जर्मनी। ठीक है। तो 1989 में जो ये 1945 में दीवार बनी थी, इस दीवार को 1989 में जो है 1989 में इसको तोड़ दिया गया था, जिसको बर्लिन की दीवार, ये जी इसमें दे रखी है पूरी डिटेल। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच 1961 में एक विभाजन का प्रतीक बनी। यानी कि इसमें जर्मनी को दो भागों में जो है वो डिवाइड कर दिया गया था। ये दीवार पश्चिम बर्लिन का पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। यानी कि ये जो दीवार बनाई गई है ना, ये वाली दीवार देखिए, ये जो दीवार है, ये जो दीवार बनाई गई है, इस दीवार ने जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो बन गया है यहाँ पर पूर्वी बर्लिन, और दूसरा पश्चिमी बर्लिन बन गया है। ये जो दीवार है ये 28 वर्षों तक रही। ठीक है। और इस दीवार की टोटल लंबाई कितनी है, 1 किलोमीटर। कितनी लंबाई इसकी, 150, यानी कि 150 किलोमीटर मानी जाती है इसकी लंबाई जो है। और इसको 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया था, क्योंकि जो जर्मनी के लोग थे, अब वो जर्मनी को इकट्ठा करना, एक ही करना चाह रहे थे। तो उन लोगों ने इस दीवार को 1989 में तोड़ दिया, और ये दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत है। ये दिए गए चित्र इस कथाक्रम के सामने रखते हैं। ये लोग दीवार में, यानी कि इन लोगों ने ये कहा कि अब हमें, इन्होंने जर्मनी को एकीकरण कर दिया और साम्यवादी खेमे, यानी कि जो साम्यवादी व्यवस्था जो है उसको ख़त्म कर दिया जर्मनी के अंदर। ठीक, ये है। तो अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि 1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया, और इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। दूसरी दुनिया के पतन, यानी कि जो दूसरी दुनिया किसको माना गया यहाँ पर, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ थी जो कि फैसिस्टवादी, यानी कि जो कि फांसीवादी व्यवस्था के अधीन थी, तो उनको वहाँ से अलग करवाया गया। हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और जर्मनी का अब एकीकरण हो गया था, तो सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शन को देखकर अपनी साम्यवादी शासन को बदल दिया। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यूरोप के जो 8 देश थे, जिनको इन्होंने, जो सोवियत संघ है, इसने जो फासिस्टवाद व्यवस्था थी ना, फांसीवादी व्यवस्था, उनसे आज़ाद करवाया था। लेकिन अब ये जो 8 देश हैं वो एक एक करके इनसे भी अलग हो रहे थे, और वो भी चाहते थे कि हम साम्यवादी व्यवस्था को नहीं मानेंगे। साम्यवादी व्यवस्था क्या है, ये एक ना विचारधारा है। ठीक है। जैसे कि अमेरिका की है, उस टाइम पर ना 2 विचारधाराएं ही सबसे मेन थी। एक तो थी यूरोप की, जिसको हम पूंजीवादी व्यवस्था मानते हैं, और दूसरी थी सोवियत संघ की, जिसको हम साम्यवादी व्यवस्था मानते हैं। तो वो साम्यवादी व्यवस्था क्या है कि साम्यवादी व्यवस्था के अंदर जो इकोनॉमी है, यानी कि जो आर्थिक है, जो आर्थिक स्थिति है, उस सब पर कंट्रोल जो है ना वो सिर्फ स्टेट का होगा। जो इंटरनल, जो यानी कि किसी का भी इंडिविजुअल कुछ नहीं है, व्यक्तिगत कुछ नहीं है, जितना भी अर्न किया जाता है उस सब पर कंट्रोल जो है ना वो साम्यवादी व्यवस्था के अंदर स्टेट का होता है, जो कि हमारा राज्य है। और पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि हर पर्सन अपनी ही चीज़ का खुद मालिक है। ये एक विचारधारा है। ठीक है। तो ये है। तो वहाँ पर जो 8 देश थे, उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को
मतलब कि वो बदलना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि इससे ख़त्म किया जाए। अब शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को ये सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसे किसी अन्य सैन्य मजबूरी से नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्यवाही के दबाव के कारण हुआ। यानी कि शीत युद्ध जब चल रहा था, यानी कि यूएस जो अमेरिका है और जो हमारा सोवियत संघ है, उन दोनों के बीच में जो एक ये युद्ध चल रहा था, यानी कि शीत युद्ध, जो कि एक यही कह लीजिए कि जो कि जिसमें किसी तरह का खून नहीं बहाया गया, लेकिन मन के अंदर जो भी जेलसीज हैं, जो भी मतलब कि एक दूसरे के प्रति नफरत है, उसको दिखाया गया है। तो वो चल रहा था, उसके चलते चलते ही जो सोवियत संघ है उसमें से कई देश जो हैं वो निकल चले जाते हैं। जैसे कि यूरोप के 8 देश जो हैं वो धीरे धीरे एक एक करके इससे अलग हो जाते हैं। ठीक है, अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे किस तरीके से फिर सोवियत संघ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है रशिया। सोवियत संघ अब कहीं भी आप नहीं पढ़ेंगे, किसी भी कंट्री मतलब कि किसी भी बुक में अब सोवियत संघ है ही नहीं। 1991 में जो सोवियत संघ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है रशिया। रशिया जो है उसके सारे कारोबार जितने भी उसने वो क्या कहते हैं संधियाँ की हुई थी, समझौते किए हुए थे, उन सबको वही कंप्लीट फुलफ़िल करता है। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के गठन के आशय, कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के क्या कारण थे, के बाद दुनिया इस हिस्से में क्या हुआ और दूसरे देशों से भारत के कैसे रिश्ते हैं। ये तो है इसकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद अब हम चलेंगे पॉइंट की तरफ। सोवियत प्रणाली क्या है?